नमस्कार, सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रीवियस कुछ डेज से आप देख रहे होंगे कि हमने एक यहाँ पर आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रखी है राजस्थान जीके की। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी का पेपर देने वाले हैं अभी, उनके लिए ये स्पेशल क्लासेस हैं। और बाद में जो विद्यार्थी पूछते हैं कि ये क्लासेस किसी और सेगमेंट के लिए भी यूजफुल हैं या नहीं है, तो मैं बता दूं कि राजस्थान जीके जो है इस क्लास के दौरान पढ़ाया जा रहा है वो सभी आपके जो सेगमेंट्स हैं, कोर्सेज हैं, उनके लिए प्रिफरेबल है कि आप इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, अब हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं, प्लस कुछ फ्रेश क्वेश्चंस हैं जो बनाए गए हैं आपके इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी। अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने पढ़ लिया होगा कि अपने राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इसको कुछ पुराने नाम से जाना जाता है, और उनमें ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जिसको आप वर्तमान में जो हाड़ौती के ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो क्षेत्र है जयपुर के आसपास का नियर बाई बाउंड्रीज जो है जयपुर की, इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ढूंढाड़ बोला जाता है सम्मिलित रूप से। क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर पूर्व के अंदर ढूंढ नदी जो है वो प्रवाहित होती थी। तो ढूंढ नदी के प्रवाहित होने की वजह से ये जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है इसको क्या कहा जा रहा है, ढूंढाड़ कहा जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले किसने रियासत या फिर राज्य जो है वो स्टेब्लिश किया, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, राडदेव, दुलेराय, कोकिलदेव, पृथ्वीराज। तो ये हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। अब आपने पढ़ा होगा एक राजवंश, कौन सा, कछवाह राजवंश। तो आपके हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर आया होगा कछवाह राजवंश। तो ये जो कछवाह राजवंश था इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इस ढूंढाड़ के अंदर किसने यहाँ पर अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, तो दुले राय ने यहाँ पर अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, 12वीं सदी के पूर्वार्ध के अंदर जो है उन्होंने यहाँ पर इस राज्य की नींव रखी थी, बड़ गुर्जरों को हराया था। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो क्या बनाई थी, दौसा बनाई थी। तो इनकी प्रथम कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, दौसा हो जाएगी। दुले राय, इसी को आप जो है तेजकरण के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तेजकरण के नाम से भी जानते हो। इनके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आमेर जो है उसको राजधानी किसने बनाया। तो आमेर को राजधानी बनाने वाले आपके कोकिल देव हैं। तो दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, माइनर सा डिफरेंस है कि सबसे पहले कौन आए, दुलेराय, देन आफ्टर कोकिल देव है। अगला देखो, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई होगी कि सारंगी जो है उसको हाथ में लेके यूं बजाया जा रहा है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से तार होते हैं। तो इन्हें तारों के माध्यम से बजाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कैसा वाद्य यंत्र हो जाएगा, तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको पता ही है, सुशिर वाद्य यंत्र जो है वो हवा से, या फिर आप सांस कह सकते हो, हवा से जो वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, फूंक मार के जो बजाए जा रहे हैं, वो सुशिर वाद्य यंत्रों में आते हैं। अवनद जो खाल से मड़े हुए रहते हैं, किसी जानवर की खाल से, जैसे ढोल है, ढोलक हो गया, डमरू हो गया। और घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र जो वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं। ठीक है, धातु से बने हुए वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है, घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सारंगी के लिए, तत्व वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। तो किसने किया था 30 मार्च को, तो आपको बताया हुआ होगा ऑलरेडी ऐसे तो कि गॉडगिल, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चार जो है आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आएंगे एनवी गॉडगिल। ठीक है, देन आफ्टर आपको दूसरे नंबर पे याद रखना है, तो सेम ही हो जाएगा एनवी गॉडगिल। फिर आपके कौन आते हैं, फिर आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, एंड देन आफ्टर कौन आते हैं आपके सरदार पटेल। बस चार ही नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि उसके बाद तो पांचवें चरण के अंदर आप देखते हो
मत्स्य संघ को जो है फिर बाद में मर्ज किया जाता है, फिर सिरोही वाला मुद्दा चल जाता है, फिर आपका जो वर्तमान राजस्थान है वो बनके रेडी हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ताकि एग्जाम में आपको डेट अगर याद रह जाएगी तो एग्जैक्टली आप उसको क्लियर कर पाएंगे। 4 ही जो आपके चरण होते हैं वास्तव में उन्हीं में पूरा क्या हो जाता है, राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। बाकी बाद में जो चरण आते हैं उनमें तो बस किसी को थोड़ा बहुत 2 में तो सिरोही वाला मामला चलता रहता है नीचे, और 1 में मत्स्य संघ को जो है वो हम मिला देते हैं। तो यही आपके चरण है बस। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको पशु संपदा जो है वो टॉपिक पढ़ना है, पशुओं की कौन कौन सी नस्ल है ये आपको याद रखनी है, उनका प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि एक तो आप नस्ल, उससे संबंधित क्षेत्र और प्रजनन केंद्र जो है उनका याद करके जाओ, ठीक है। वन रिपोर्ट भी जो है वो आपके पूछी जा सकती है। तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो मतलब अपने वन रिपोर्ट और पशु संपदा वाला टॉपिक जो है उसको एक बार रीडिंग मार के चले जाना, बहुत हार्ड नहीं है, एक ही बार में याद हो जाएगा, सारे नाम सुने रहते हैं। बस प्रजनन केंद्र जो है वो कई बार इनका खुद का जो ओरिजिन होता है उस क्षेत्र से दूर होता है, तो फिर थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत आती है, इसलिए प्रजनन केंद्र याद करके चले जाना। तो मालवी और गिर नस्ल का पूछा है हमसे, तो ये आप याद रखना, मालवी और गिर नस्ल जो है इनका प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है, डग झालावाड़ के अंदर, यानी हाडोती वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, यानी कि माही बजाज सागर जो परियोजना है इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। ऑप्शंस देखो क्या दे रखे हैं, एमपी व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, यूपी व राजस्थान, पंजाब व राजस्थान। तो ये माही बजाज सागर जो परियोजना है ये किन 2 राज्यों के मध्य है, तो आपको याद रखना है कि ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें किसका कितना प्रतिशत इन्वॉल्वमेंट है। तो गुजरात का जो है वो कितना है, 55% और राजस्थान का 45% है। तो ये तो इनकी सहभागिता हो गई, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि बताओ इस परियोजना से जो विद्युत उत्पादित हो रही है उस विद्युत उत्पादन में किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, किसकी कितनी सहभागिता है। तो विद्युत के बारे में याद रखना कि इससे प्रोड्यूस होने वाली जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें 100% जो है वो किसका इन्वॉल्वमेंट है या किसको मिलेगी, वो मिलेगी राजस्थान को। तो इससे उत्पादित होने वाली बिजली पर जो एकाधिकार है वो किसका है, राजस्थान का है। क्लियर हो गया, तो गुजरात एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, यानी कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां जो चल रही है जिनको आप लू बोलते हो और जो छोटे स्तर पर चल रही है भंबूलिया जिसको बोलते हो आप, इनके पीछे का रीजन क्या है। तो हमसे रीजन पूछा गया है, देखते हैं क्या दे रखा है, उच्च वार्षिक तापांतर, तो ताप के अंदर जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से तो नहीं होता। शीत ऋतु में उच्च वायुदाब से कुछ नहीं होता। संवहनीय क्रियाएं जो हैं, संवहनीय धाराएं जो है वो इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में एज इट इज आपको यही वर्ड मिलेगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है। ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान जीके से संबंधित हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमसे राजस्थान जीके में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेवाड़ शैली जो है वो किस राज्य की मूल शैली है। तो हमें तो बनाना ही नहीं है कि कोई स्टेट जो है वो हमारे माइंड में रहे, हम उसको पिक्चराइज करें, नहीं। मेवाड़ सीधा सीधा हमें पता है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है, तो सीधा सीधा आंसर अपना क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि नकली युद्ध किया जा रहा है, दिखावे के लिए युद्ध किया जा रहा है, तो नकली स्पर्धा की जा रही है, नकली लड़ाई लड़ी जा रही है और ऐसा एक डांस है उसके तहत कर रहे हैं ये लोग। तो कौन सा नृत्य है, बागड़िया, गैर, हाथीमना या फिर नेजा। तो आपको याद रखना है
कि ये जो हाथीमना नृत्य आप देख रहे हो, पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये किसका नृत्य है। तो हाथीमना जो है ये किसका नृत्य है, भीलों का नृत्य है। ठीक है, आता है ना आपके इस तरीके से क्वेश्चन की बीएसटीसी के एडमिट कार्ड जो है वो लगभग मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन पहले जो है वो आ जाएंगे। सभी एग्जाम्स के आजकल जो है वो तभी आते हैं, तो 24 जून यानी कि 2 दिन बाद जो है वो आने की संभावनाएं हैं, आ ही जाएंगे मोस्टली। ठीक है, तो हाथीमना नृत्य जो है वो किसका है, पहली बात तो भीलों का नृत्य है। फिर आपको याद रखना है कि इस नृत्य के दौरान ये भील करते क्या है, तो नकली फॉल्स वॉर लड़ते हैं ये, तो ये यहाँ पर नकली युद्ध कर रहे हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा नृत्य जो है निम्न में से बैठ कर किया जाता है, तो ये हाथीमना नृत्य जो है इसका आप थोड़ा सा याद रखना कि ये घुटनों के बल बैठ कर किया जाता है। ठीक है, घुटनों के बल बैठकर और हाथ में तलवार लेकर। फीमेल्स का भी एक नृत्य आप पढ़ते हो कि कौन सा नृत्य बैठकर किया जाता है, तो 13 ताली आप पढ़ते हो। यहां पर आपको याद रखना है कि ये हाथीमना नृत्य जो है ये भी बैठकर किए जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में क्यों सबसे ज्यादा बारिश होती है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में तो आप देखते हो कि 20 से 50 डिग्री जो है वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। 20 से 50 तो 10-20 डिग्री पर जो है वो खत्म हो जाती है बारिश। तो आपको याद रखना है कि इस दक्षिणी भाग के अंदर बारिश होने का जो मेन रीजन है, जब आप राजस्थान का मैप देखते हो तो मैप के अंदर आपको क्या दिखाई देती है, अरावली दिखाई देती है। अब इसको आपको पता चल गया कि इस क्षेत्र के अंदर अरावली है। अब मैं इसको प्लेन सरफेस ले रही हूँ और मैं अरावली माउंटेन्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये माउंटेन बना दिए मैंने। अब सामने से किसी भी तरीके की कोई हवा चल रही है, वो इससे टकराएगी तो क्या होगा, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बारिश होगी। अगर यहाँ पे टकरा रही है तो ऑब्वियस बात है कि बारिश होगी, अगर नहीं टकरा रही है तो फिर काहे की बारिश होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है या फिर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली धाराएं हैं वो यहाँ पर इससे टकरा रही हैं। और इस वाले क्षेत्र के अंदर यानी कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बारिश नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है, तो नहीं होने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से हवाएं आई और सीधे इसके समानांतर आगे चली गई। तो जब मार्ग के अंदर कोई बाधा है ही नहीं, किसी से हवा टकराई ही नहीं, तो बारिश कैसे होगी। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर जो है वो वनस्पति बहुत ज्यादा है, तो आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। तो आर्द्रता की वजह से भी आपको पता है कि बारिश होती है, पढ़ा होगा आपने। तो ये वाला रीजन है, तो आप इसको याद रखना। तो समुद्र तट से निकटता नहीं, मध्य भारत का क्षेत्र, वनस्पति की सघनता, ये एक रीजन है। लेकिन इससे बड़ा रीजन ये है कि अगर यहाँ पर वनस्पति होती भी है तो भी अगर कोई टकराव नहीं है मार्ग के अंदर तो धाराएं जो है वो सीधी चली जाएंगी। तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है कि अरावली पर्वत जो है वो यहाँ पर ऊंचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। यानी कि भीलों का पूजनीय वृक्ष कौन सा है, भील जो है वो सबसे ज्यादा किस वृक्ष के बारे में अवेयर रहते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो कि भीलों के बारे में जब जनजातियां आप टॉपिक पढ़ते हो तो उस समय आपको पढ़ा दिया जाता है भीलों का पवित्र वृक्ष कौन सा है। तो उनका जो पवित्र वृक्ष है वो है महुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। खेजड़ी आपको बताइए गोगा जी का है, और पीपल जो है वो किस देवी का है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान में कौशिक राम का कुंड, आप देखो आप बहुत सारे कुएं बावड़ी जो है वो पढ़ के फ्री हो जाते हो, लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर जो है वो बहुत डेप्थ के अंदर चला जाता है। और इस वजह से आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एटलीस्ट आप उनको सॉल्व करके जाएं, ताकि एग्जामिनर अगर कभी ऐसा कुछ पूछे तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कौशिक राम का कुंड कहाँ पर है, पूछा गया है अपन से। तो आप याद रखना कि ये कौशिक राम का जो कुंड है ये आपके जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर और भी है जो पूछा जाता है बहुत बार, तो
तो वो गढ़सीसर है। ये गढ़सीसर भी आप याद रखना, रामगढ़ कुंड भी है यहाँ पर। तो गढ़सीसर, वैसे आप लैक वगैरह ये सब पढ़ते हो तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व करवा दी जाती है ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रखना, गढ़सीसर का थोड़ा याद रखना, और ये कौशिक राम का भी थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके क्या नाम थे? तो आप जब हल्दी घाटी वॉर पढ़ते हो तो उस वॉर के अंदर आपको बताया जाता है कि इस वॉर में, इस युद्ध के अंदर हाथियों की लड़ाई हुई थी। अब कौन कौन से हाथी हैं तो उनका नाम आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमें वही देखना है। चेतक, चेतक तो घोड़ा है, आ ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन डिलीट। अब ये सोम, समीर, अक्षराज, दीन, ये सब हमने पढ़े ही नहीं है, ना ही हमने ये दोनों पढ़े हैं, तो ये दोनों भी जो हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमें और भी याद ना रहे तो हमें ये तो याद रहेगा कि जो महाराणा की तरफ से हाथी थे उनमें कौन कौन से थे। तो राम प्रसाद का नाम आप पढ़ते हो कि राम प्रसाद को बाद में अकबर ने पकड़ लिया था, और अकबर ने पकड़ने के बाद क्या कहा था कि मुझे पीर, यानी कि पीर बाबा की दुआ से जो है ये हाथी मिला है, तो उन्होंने उनका नाम क्या कर दिया था, राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद कर दिया था। तो हमें अगर एक नाम भी याद है तो भी हो जाएगा। तो ये आप याद रखना कि लूणा और राम प्रसाद जो है ये तो महाराणा की सेना से थे, यानी कि प्रताप की तरफ से थे, और ये गजमुक्त और गजराज जो हैं ये अकबर की सेना की तरफ से थे, या मान सिंह उस समय आता है तो मान सिंह जो है सेनापति होता है, तो ये मान सिंह की तरफ से आप मान लो। ठीक है, इनके साथ और भी थे, गजमुक्त, गजराज, चक्रपाणी वगैरह भी थे, लेकिन फिर भी आप ये 4 नाम जो हैं ये थोड़ा याद रखना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो पीठ की पूजा किसकी हो रही है? ब्रह्माणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता, नारायणी माता। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा देवी देवताओं में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा माताओं के बारे में याद रखना कि कौन किस राजवंश की कुल देवी है, या फिर किसी जाति या जनजाति की कुल देवी है, ऐसा थोड़ा सा आपको याद करके जाना है। अब देखो, ब्रह्माणी माता जो है सोरसेन 12 के अंदर अंता तहसील है, वहां पर इनका मंदिर है, और यहाँ पर आपको याद रखना है माता की, मतलब राजस्थान में इकलौती ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा होती है, पीठ का ही श्रृंगार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इनका मेला कब लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, और ये जो मेला है ये गधों का मेला है, गधों का मेला। अपने और भी लगता है, खलकानी माता के भी मेला लगता है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखना, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है गधों का मेला। ठीक है, अब आगे आपको याद रखना है सचिया माता किसकी कुल देवी है? तो ये आप याद रखना ओस वालों की, किसकी है? ओस वालों की कुल देवी है। विरात्रा माता जो है ये किसकी है? भोपो की है, और याद रखना कि 3 बार जिनके मेले लगते हैं वो इकलौती माता विरात्रा ही है। ठीक है, नारायणी माता, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, किनकी है? नाइयों की कुल देवी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि कौन किसकी है। ठीक है, बिल्कुल यश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है, यानी कि सबसे पुरानी भी होनी चाहिए और विश्वसनीय भी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नाई और मीणा जाति में जो है इनकी पूजा से संबंधित जो चढ़ावा चढ़ रहा है वहां पर, उसको लेकर विवाद है। नैनसिरी ख्यात, अचलदास खींचीरी ख्यात, राणा जोधारी ख्यात, या फिर मेवाड़री ख्यात। तो आपको पता है कि महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह जो थे इनके दरबार के अंदर थे मुहणोत नैणसी, और मुहणोत नैणसी ने जो है वो ख्यात लिखी थी नैनसिरी ख्यात। तो ये आपकी राजस्थान की सबसे
प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। इस समय उन्होंने ये भी बताया है कि इस समय मारवाड़ के अंदर जो है, जोधपुर के अंदर जो है वो कितनी जनसंख्या है और कौन सी जनसंख्या किस क्षेत्र के अंदर संलग्न है या कार्य कर रही है। उन्होंने पूरा गजेटियर बनाया था, तो आप मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हो इनकी रचना को। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात जो है वो कौन सी है, नैनसीरी ख्यात है। आगे देखो, धराड़ी है, तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ परंपराएं हैं, उनसे क्वेश्चन आया है। धराड़ी क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था है, गोबर के कंडों के संग्रहण की व्यवस्था है, या सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बस रट ही लेनी है। आपको अगर आपके क्षेत्र में बोला जा रहा है इस व्यवस्था को धराड़ी, तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। अगर किसी क्षेत्र के अंदर नहीं बोला जा रहा है तो भी क्या दिक्कत है, अपन तो रट भी सकते हैं। कुछ चीजें सारी समझने लायक हैं तो समझ लेंगे, नहीं समझने लायक है तो रट लो। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं कि सारी चीजें समझ ही आएंगे, धराड़ी में तुम क्या समझोगे, नहीं समझ सकते कुछ चीजों को। तो आपको याद रखना है कि धराड़ी क्या है, गोबर के कंडों के संरक्षण की विधि है। ठीक है, एग्जैक्टली याद रखना, गोबर के कंडों के संरक्षण की विधि, थेपड़ी जिसको बोलते हैं अपने, और कंडे बोलते हैं, और भी अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ और बोलते होंगे। चंचल, मुझे आपके कमेंट अभी दिखाई दिए हैं, उससे पहले आपके कोई कमेंट आए ही नहीं थे। आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं आंसर करूंगी। चलिए अगला देखिए, अबली मीणी कोटा के किस शासक की पासवान थी। हम अबली मीणी का महल पढ़ते हैं, तो ये क्यों बनवाया गया था, तो आपको याद रखना है कि महाराव मुकुंद सिंह जो थे इनकी ये पासवान थी। ठीक है, उपपत्नी बना लेते हैं, पासवान, पड़दायत, ये सब बाद में उनके नाम। हाँ बिल्कुल, थेपड़ी भी बोलते हैं। तो आ गया ना समझ, कोई और भी नाम हो तो आप बता सकते हो यहाँ पर, मतलब मुझे जो पता थे मैंने आपको बताए। तो ये महाराव मुकुंद सिंह जो अपने बूंदी के हाड़ा शासक हुए हैं, हाड़ा चौहान थे, तो ये चौहान शासक महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने बूंदी के अंदर कौन सा महल बनवाया है, अबली मीणी का महल बनवाया है। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अबली मीणी का महल जो है वो किसने बनवाया है, और ये किस अबली मीणी जो है ये किसका नाम है, तो ये महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे। सागड़ी प्रथा कौन सी होती है भाई, तो सागड़ी प्रथा आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सागड़ी प्रथा, जिसको आप हाली प्रथा भी बोल देते हो, जिसको आप बंधुआ मजदूरी बोल देते हो, है ना, तो ये वही प्रथा है। और हमसे पूछा गया है कि इस पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन है, सवाई राम सिंह सेकंड, जय सिंह सेकंड, मिर्जा जय सिंह, या फिर प्रताप सिंह। तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन हो जाएंगे आपके, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले, तो आप याद रखना सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है, 1835 से 80 इनका शासनकाल रहा है, और इसी शासनकाल के दौरान जो है इन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी भी आ सकता है, सागड़ी प्रथा, आप पता है बहुत सारी प्रथाएं जो हैं वो अपने समाज के अंदर व्याप्त थी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी, इस पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा, ऐसी कुछ चीजें आती हैं आपके। तो आप थोड़ा सा याद रखना कि सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले शासक सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था, ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आ गया। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाने वाले महाराणा कुंभा। आपको पता ही है महाराणा कुंभा जो है वो मेवाड़ के अंदर स्थित 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाते हैं। कितने, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाते हैं, और अपनी रानी कुंभल देवी के लिए, क्या नाम है, कुंभल देवी, तो अपनी रानी कुंभल देवी के लिए वो इस कुंभलगढ़ का निर्माण करवाते हैं। और इस कुंभलगढ़ से एक और क्वेश्चन आता है, कुंभलगढ़ के अंदर जो
एक और लघु दुर्ग स्थित है, उसका नाम क्या है? कटारगढ़। और इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ की आंख। और इसी दुर्ग के अंदर जो है वो आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था। तो जय नारायण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रजामंडल वगैरह जो है आपने पढ़े होंगे, किसान आंदोलन आपने पढ़े होंगे। अब उन चैप्टर्स के अंदर जो है वो आपको एग्जैक्टली जो है बता दिया जाता है कि किस क्षेत्र के अंदर कौन से प्रमुख लोक नेता रहे हैं। तो इन्हें जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है? शेरे राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़, मार साहब, और भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत निर्वाचित और मनोनीत सीएम अगर कोई है प्रथम, तो वो भी कौन है? आपके जय नारायण व्यास। और आज तो आपको अलग ही चर्चा सुनाई दे गई होगी कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो एक बार आप वो वाली न्यूज भी देखना भाई। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ गया कि जय नारायण व्यास जो है इनका संबंध कहां से है, और ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत सीएम भी रहे हैं। शेरे राजस्थान, लक्कड़ पकड़, मार साहब, ये सब इनके और विरुद्ध थे, उपाधियां थी, नाम थे। ठीक है, धुन के धनी, बिल्कुल ये भी है। और अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वह है। तो यहाँ पर आपको और कुछ समझ आए नहीं आए, आपको एक नाम देखना है। क्या देखना है? कि यहाँ पर नाम आ रहा है निहाल चंद। तो मोर ध्वज निहाल चंद का नाम हम कहाँ पर पढ़ते हैं? हम इसका नाम पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली में। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई है। कौन सा चित्र बनाया है इन्होंने? तो आपको याद होगा बणी ठनी। तो इन्होंने बनाया है बणी ठनी का चित्र। किसके शासनकाल के अंदर बनाया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, सबके सही उत्तर आ रहे हैं किशनगढ़ शैली। तो मोर ध्वज निहाल चंद, इसे क्या कहते हैं? हम भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। और महाराजा सावंत सिंह के काल के अंदर जो है ये चित्र बनाया गया था, सावंत सिंह। बाद में नाम चेंज कर लिया था, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, नागरीदास कर दिया था। और खुद को और अपनी ये जो प्रेमिका है बणी ठनी, इनको किस रूप में देखा जाता है? कृष्ण और राधा के रूप में इन्होंने ये बणी ठनी जो चित्र चित्रित करवाया था, इसमें भी किस प्रकार से बणी ठनी को चित्रित किया गया है? राधा के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। किशनगढ़ शैली मोस्टली जो है यही पूछा जाता है कि बणी ठनी जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है, किस स्कूल से संबंधित है। तो आप याद रखना किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण जो है आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? इंपॉर्टेंट है। और ये रावण हत्था जो है वो आपको याद रखना है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, और कुछ अलग टाइप में भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो राजवाद्य यंत्र है वो कौन सा है। और पाबू जी की फड़ जो है, रामदेव जी की फड़ जो है, उनके साथ प्रयोग में आने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पाबू जी की फड़ के साथ और रामदेव जी की फड़ के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो स्क्रीन पर। राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद,
नीमच, देवली या फिर एरनपुरा। आपको पता है कि 1857 के रिवॉल्यूशन के टाइम राजस्थान में जो है वो कितनी छावनियां थी? तो इस समय राजस्थान में टोटल 6 छावनियां थी। ठीक है, 4 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ऑलरेडी, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा। इसके अलावा आपको याद रखना है मेर रेजिमेंट। मेर रेजिमेंट कहां पर थी? तो मेर रेजिमेंट आपकी थी ब्यावर में। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपकी मेवाड़ भील कोर थी, मेवाड़ भील कोर, ये कहां पर थी? तो ये थी खेरवाड़ा, उदयपुर में। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 6 छावनियां थी। और अब ये पूछा जा रहा है कि किस छावनी में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी, किस तारीख को हुई थी? तो याद रख लेना आप 28 मई 1857। कौन सी छावनी के अंदर? तो याद रखना आप नसीराबाद छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यश, बहुत सही आंसर किया है आपने। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा रॉन्ग मैच है, हमें वो बताना है। तो देखो अर्जुन लाल सेठी किस जेल के अंदर इनको बंद रखा गया था, कैद किया गया था? वेल्लूर जेल के अंदर, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट, बारट फैमिली तो पूरी की पूरी जो है वो कैद हुई थी। किसको छोड़ के एक्सेप्शन है वो भी बताऊंगी। हजारीबाग जेल के अंदर विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में बंद किया गया था, पढ़ते हो आप बिजोलिया किसान आंदोलन में। फिर उसके बाद जोरावर सिंह बारट, तो जोरावर सिंह बारट को बरेली जेल के अंदर बताया गया है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आजीवन जो है वो कैद नहीं किए गए थे। ये आपके आजीवन फ्री रहे हैं, किसी भी तरीके की कैद जो है इनको नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बरेली जेल के अंदर नहीं थे, याद रख लोगे। बरेली जेल के अंदर था कौन? प्रताप सिंह बारट। ठीक है, बनारस हत्याकांड के अंदर इनको अरेस्ट किया गया था और वहीं पर डेथ हो गई थी उनकी। तो ये जोरावर सिंह का आप याद रखना, ये सद्म नाम से बाहर रह रहे थे, कभी पकड़े नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ हमें क्या दे रखी है, आंदोलन या घटनाएं दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके प्रारंभ होने का वर्ष दे रखा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है? बिजोलिया दे रखा है। तो बिजोलिया हमें पता है कि ये जो किसान आंदोलन है 1897 से स्टार्ट हो जाता है, 3 चरणों में चलता है। तो ये आपके कब स्टार्ट हो जाता है? 1897 में। फिर उसके बाद आप याद रखना कि जो आपका डाबड़ा कांड है ये आपके 13 मार्च 1947 को होता है, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला था। तो सबसे ज्यादा पास में अगर कोई कांड हुआ है तो वो कौन सा है, या कोई घटना हुई है वो कौन सी है? डाबड़ा हत्याकांड। तो ये आप याद रखना। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि सीकर के अंदर जो है ये 1922 के अंदर जो है घटनाएं वगैरह स्टार्ट होती है। चंदावल हत्याकांड जो है, ये चंदावल घटना जो है ये कब की है? ये 1945 की है। बिल्कुल समझ आ गया। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि हमें फिर से मिसमैच फाइंड करना है। देखो माही जो है वो कहां से निकल रही है? माही मेहंद झील एमपी से निकलती है, बिल्कुल हम जानते हैं कि दक्षिण की तरफ निकलती है कर्क रेखा को काटते हुए। चंबल जो है वो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। बनास जो है ये राजसमंद खमनोर से निकलती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लूणी जो है ये कहां से निकलती है? ये विंध्याचल पर्वत से नहीं निकल रही है, ये कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से? नाग पहाड़ से निकलती है। तो लूणी का आप थोड़ा सा याद रखना। आगे देखो, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है।
ठीक है। अब देखो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो किसका है? अच्छा स्टार लगाना था क्या? ये क्लास जो है राजेंद्र जी हमारी 5 बजे स्टार्ट होती है, 1 घंटे का ये सेशन है। इसके अंदर मैक्स टू मैक्स हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके बीएसटीसी के एग्जाम से पहले आप राजस्थान जी के जो है वो अच्छे से पढ़ के चले जाओ एक बार। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आपके इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसटीसी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ही हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सभी एग्जाम से लिए हुए हैं। ठीक है, देखो तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है वो किसका है? बनास का है। ठीक है, मैं आपको यहां पर लिखवा देती हूं। देन आफ्टर आपको याद रखना है अगला जो नाम आएगा वो लूनी का आएगा। ठीक है, फिर आएगा चंबल का, फिर आएगा माही का। अगर आप जानना चाहते हो कि इनका अपवाह क्षेत्र जो है वो कितना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 46,570 वर्ग किलोमीटर जो है, या किलोमीटर स्क्वायर आपके बनास का अपवाह क्षेत्र है। लूनी का जो है वो 34,250 किलोमीटर स्क्वायर है। चंबल जो है, चंबल का फिर आप याद रखना 29,110 किलोमीटर स्क्वायर है। माही जो है इसका 16,030 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये आप देख सकते हो, इनका क्रम भी बहुत अच्छे से समझ आ गया यहां तक। बलूचमा, बिल्कुल बिल्कुल आपने ट्रिक बना रखी होगी अपनी कोई, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको याद कर सकते हो। तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब हमें देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो लकड़ी की कावड़ कहां पर बनाई जाती है? बस्सी चित्तौड़ के अंदर। बिना सोचे समझे यस लगाओ, बिल्कुल सही बात है। सूंगनी नस्वाड़ ब्यावर, अच्छा ये अर्थुना दे रखा है भाई, बांसवाड़ा अर्थुना, बांसवाड़ा के अंदर क्या है आपका? आम पापड़ है भाई। ठीक है, तो सूंगनी नस्वार जो है ये कहां पर है? ये है ब्यावर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आप। तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नमदे व दरिया कहां पर बनते हैं? टोंक के अंदर है। पिछवाई आपको पता ही है, नाथ द्वारा की फेमस है, तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ देखो क्या पूछ रहा है। निम्न में से असंगत है, यानी कि कौन सा मिसमैच है? खेस, खेसड़ा जिसको बोलते हैं अपने ओढ़ने के लिए जो आता है, थोड़ी सी जब हल्की सर्दी रहती है उस टाइम ओढ़ते हैं हम। खेस कहाँ बनता है? लेटा जालोर के अंदर, बिल्कुल सही है। सालावास के अंदर जो है ऊनी दरिया बनती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मोठड़े, मोठड़े जो है ये आपके जोधपुर से संबंधित है। कहां से? जोधपुर से संबंधित। आप पढ़ते भी हो, पगड़ी पहनी जाती है मोठड़े की, और शादी विवाह के अवसर पर भी आप देखते हो। मोठड़ा एग्जैक्टली होता कैसा है? तो ये आप कोई बड़े बड़े जो वर्ग के अंदर और छोटी छोटी बूंदे यूं दिख जाती है आपको, मोस्टली जो है वो बूंदी का वर्क इस तरीके से होता है, लेकिन मोठड़े जो है ये बड़ी साइज में बनते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ लुक इसका दिखाई देता है, सर्च करके देख लेना। बाकी अपनी आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास हो रखी है उनके अंदर भी आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये मोठड़े जोधपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट हो जाएगा। छाता भी देख लो कहां पर है, तो छाता उद्योग जो है फालना में है। तो छाते का काम क्या होता है? फैलना होता है। ठीक है, तो याद रख लेना, फालना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? तो देखते हैं, केसरी सिंह, जोध सिंह, रणजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो भीमजी चारण ने किया क्या था? तो इन्होंने गंगानगर का एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसको लूट लिया था, और इस ब्रिटिश ऑफिसर को लूटने के बाद ये कहां पर आ गए थे? कोठारिया आ गए थे। कहां पर? कोठारिया। और कोठारिया के जोध सिंह ने जो है इनको शरण दी थी। किसने? कोठारिया के जोध सिंह ने।
उन्होंने अपनी हवेली में भाई बहुत से लोगों को शरण दी है। तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो आपको याद रह जाना चाहिए कि जोध सिंह जी अपने इस मैटर में अव्वल रहे हैं, आगे रहे हैं। आप राजस्थान हिस्ट्री के अंदर इनको बहुत बार पढ़ते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह जी, उनको भी इन्होंने शरण दी है। अगला क्वेश्चन देखो, असंगत युग्म को छांटिए, यानी कि कौन सा मिसमैच है वो बताना है। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर होता है? माउंट आबू के अंदर होता है, सोचने वाली बात ही नहीं। यहाँ पर अपने जो एजीजी बैठते थे उनकी भी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर है। वैसे अजमेर था, लेकिन ग्रीष्मकाल के अंदर 6 महीने कहाँ पर बैठते थे? माउंट आबू के अंदर बैठते थे। अगला देखो, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव जो है एग्जैक्टली ऊंट महोत्सव होता है आपका बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। तो फिर जैसलमेर के अंदर क्या होता है? तो जैसलमेर के अंदर होता है आपके मरु महोत्सव। कौन सा? मरु महोत्सव। तो ये थोड़ा सा याद रखना। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, ये तो आपके याद ही रहता है। हाथी महोत्सव, आपको पता है हाथी गांव कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो हाथी महोत्सव आपके जयपुर में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर, मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, यानी कि मनिहारी टिब्बा जो है यहाँ से क्या उत्खनित हो रहा है, किस चीज का खनन हो रहा है? तो आप याद रखना, मनिहारी टिब्बा जो है ये कहां पर है? पहली चीज तो जैसलमेर के अंदर है। और किस चीज का खनन होता है यहाँ से? तो प्राकृतिक गैस का खनन होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का स्रोत है मनिहारी टिब्बा। अगला प्रश्न देखो, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। तो सबसे ज्यादा वन जो है, वन क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका है राजस्थान में? तो याद रखना, पहले नंबर पर आएगा आपके उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पर आता है बारा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि उदयपुर अगर आपको दिख जाए तो आप एग्जैक्टली ऐसे टिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है थोड़ा सा कि अलवर जो है ये नंबर 5 पर आता है। किस पे आता है? नंबर 5 पे आता है। लेकिन उदयपुर और बारा जो है, उदयपुर पहले नंबर पर है, बारा दूसरे नंबर पर है। तो ज्यादा सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? आपके हो जाएगा उदयपुर और बारा। बिल्कुल बिल्कुल यश, सही बता रहे हैं आप। डी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल राधा, आपने बिल्कुल सही बताया है। लेजेंड धिल्लू, क्या भाई क्या नाम निकाल रहे हो आप भी। नहीं, एक बार यश आप वापस से चेक कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है? वो बताता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 100 से कम कहां कहां रह रहे हैं? तो आप याद रखना कि सबसे कम डेंसिटी जो है, सबसे कम पॉपुलेशन जहां पर रहती है वो रहती है जैसलमेर के अंदर। कितने लोग रहते हैं? तो जैसलमेर में रहते हैं 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 17 ही, जबकि आप जयपुर और इधर की देखोगे तो 550 प्लस चले जाएंगे, 568 प्लस कुछ है ऐसा। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है चूरू, सॉरी, उसके बाद जैसलमेर के बाद आएगा आपके बीकानेर। बीकानेर के अंदर रहते हैं 78 पर्सन पर किलोमीटर। फिर आपके आता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर रहते हैं 92 पर्सन पर किलोमीटर। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। यश बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या दे रखे हैं? हमारे सिलेबस के अंदर है लोकनाट्य, और सूची 2 में दे रखा है कि ये लोकनाट्य जो है किस क्षेत्र के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं।
तो आप देखो पहला लोक नाट्य कौन सा दे रखा है, नौटंकी दे रखा है। नौटंकी कहाँ पर होती है, तो नौटंकी होती है अपने धौलपुर भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और रम्मत जो है ये कहाँ की है, तो रम्मत आपको बहुत ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर के अंदर है, यहाँ पर जैसलमेर नहीं है तो बीकानेर कर देंगे हम, ठीक है। तमाशा, तमाशा देखो जयपुर वाले करते हैं, ठीक है। और तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी आप जानते हो कि मेवाड़ के अंदर सबसे पुराना है और मेवाड़ के अंदर परफॉर्म होता है, एग्जैक्टली मेवाड़ का नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पर कहां पर होता है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में होता है। तो आप मिला लेना इनको आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 16वीं राजस्थान राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? श्री गुलाब चंद कटारिया, सीपी जोशी, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह खाजरियावास। तो आपको याद रखना है कि 16वीं विधानसभा जो है जिसके इलेक्शन अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, उसमें प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष जो है ये कौन है, कालीचरण सर्राफ है, ठीक है, कालीचरण सर्राफ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला कौन है, तो फिर आपको याद रखना है वहां पर आपको नाम बताना है संग्राम सिंह का। किसका? संग्राम सिंह का। और अगर आपसे पूछ ले कि नहीं वर्तमान में तो कालीचरण सर्राफ है लेकिन ये इनसे पहले कौन थे, यानी कि 15वीं लोकसभा विधानसभा में कौन थे, तो उस समय आपको याद रखना है गुलाब चंद कटारिया। कौन? गुलाब चंद कटारिया। तो ये आपके 15वीं विधानसभा में थे। तो अब ना ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, कालीचरण सर्राफ। प्रोटेम स्पीकर की क्या ड्यूटी होती है, ये तो आपको पता होगा ना कि जितने भी विधानसभा सदस्य जो हैं उनको शपथ दिलवानी है। इनको कौन इलेक्ट करता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पहले क्या पूछा गया कि प्रोटेम स्पीकर कौन है। अब जब अध्यक्ष को जब तक नहीं चूज करते हैं, शपथ वगैरह नहीं लेते हैं, तब तक सारा कार्यभार जो है शपथ दिलवाने का वो किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का। अब शपथ ले ली, अब कौन बनेगा अध्यक्ष, इसके बारे में होड़ होती है। तो अध्यक्ष जो बने हैं 16वीं राजस्थान की विधानसभा के वो हैं वासुदेव देवनानी। पहले अगर कोई पूछे, फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट बता देना नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम थे। और बाद में आपसे पूछेगी 15वीं के कौन थे, तो आपको पता है सीपी जोशी जो है वो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है याद रह जाएगा, वासुदेव देवनानी। सबसे ज्यादा टाइम जो है प्रोटेम स्पीकर कौन चूज किए गए थे, फटाफट से आप कमेंट करके बताओ। देखिए पार्टीज जो हैं वो बनती रहती हैं, आप कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए, बीजेपी कांग्रेस को देख के नहीं। वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर कौन है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके सुधांश पंत हो जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक अगर कोई मुख्य सचिव रहे हैं तो सर्वाधिक कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक कार्यकाल हो जाएगा भगवंत सिंह मेहता। और याद रखना कि आपके पद्म पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। और पहली फीमेल मुख्य सचिव पूछ ले तो श्रीमती कुशाल सिंह, ठीक है, श्रीमती कुशाल सिंह याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में किस विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं? अभी हम पीछे क्वेश्चन इतने सॉल्व करके आ गए तो ये तो कोई डिस्कशन वाला क्वेश्चन है ही नहीं। वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है ये कौन सी चल रही है, ये 16वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, यानी कि किससे संबंधित है सादिक अली समिति? तो ये कमेटी जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। और भी पंचायती राज से संबंधित समितियां आपको मिल सकती है, जैसे एलएम सिंह भी मिल गई आपको, है ना, जीवी के राव मिल गई। तो ये कुछ समितियों के, सहकारिता समिति जो मिल गई आपको, तो ये कुछ समितियां हैं जिनका नाम आपको याद रखना है कि इनका जो क्षेत्र है या फिर इनका जो एरिया है, दायरा है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इनका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, यानी कि जो पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था उस रूल की अवधि क्या थी, उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या था। तो एग्जैक्टली देखो ये क्वेश्चन जो है वो जानबूझ के आपके लिए इस तरीके का फ्रेम किया गया है ताकि आप यहां से 4 बार जो अपने राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उनकी अवधि याद रख सको। अब एग्जैक्टली यहाँ पर सबसे पहले जो है 1967 में लगा, फिर 1977 में, फिर 80 में, फिर 92 में लगा था और 93 में इसका एंड हुआ था। ठीक है, तो पहला जो लगा था वो कब लगा था, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 पर। दूसरा कब लगा है, 29 अप्रैल 1977 टू 22 जून 1977। फिर बाद में 16 फरवरी 1980 से 16 जून 1980 तक, फिर 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि पहला कब लगा था, इस समय संपूर्णानंद जो है वो आपके राज्यपाल थे और मोहनलाल सुखाड़िया जो है सीएम थे। अब इस क्वेश्चन को आपको एक्चुअली सॉल्व करना है कि इस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, लगते समय कौन है राज्यपाल मुख्यमंत्री, हटाते समय क्या सेम ही है क्या। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको खुद को सॉल्व करनी है। यहां तक आपके क्लियर हो गया सब। तो हमारा राइट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल सेम टाइम पर 5 बजे हम फिर से इन क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो भी आए हैं कल वापस से आना है। एग्जाम से पहले जो है हमें राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। एटलीस्ट हम इतना तो पढ़ के चले जाएं कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए तो हमें ये लगे कि हमने कुछ पढ़ा है और ये उनसे संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया है। आपको चंचल क्या कर रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, फिर भी सी कर रहे हो। हाँ चलो, तो कल की क्लास के अंदर मिलते हैं। आप ये क्वेश्चंस देख लेना, आप चाहो तो इनको बाद में देख सकते हो, आप 2x की स्पीड लगा के, और फिर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी क्लास पसंद आ रही है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलेंगे, तब तक आप अपना सिलेबस जो है उसको रिवाइज करते रहना, बार बार पढ़ते रहना और देखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।